अगर डिवीजन हुआ, अगर डिवीजन हुआ, जो कि होना तय है अब, और ये डिवीजन किन किन वोट बैंक में हो सकता है? मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी को भी देती रही है, कांग्रेस को भी देती रही है और बहुजन समाज पार्टी को भी देती रही है। मुस्लिम वोट बैंक की एक अच्छी खासी इन्फ्लुएंसिंग सिचुएशन उत्तर प्रदेश में रही है। अब वहां पे एक और एआईएडीएमके भी चुनाव में आएगी, बशर्ते कि उनको मिले ना मिले। कांग्रेस बहुत बड़ा स्टेक क्लेम कर रही है मुस्लिम वोट बैंक पे, और इसीलिए वो राम मंदिर का एक प्रकार से विरोध भी कर रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जिस प्रकार से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उनकी जो, तेलंगाना और कर्नाटक में जिस प्रकार से कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन मिला है, उसको वो और एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मायावती का यह ऐलान कि हम अकेले जाएंगे, क्या बीजेपी की जीत की गारंटी है? मेरे से सवाल पूछा है सर। आशुतोष जी, मुझे सवाल पूछा है क्या? जी जी जी, बिल्कुल आपको पूछा है। बिल्कुल, इससे तो सीधा क्लियर है कि बीएसपी का विड्रॉल हो जाना, महागठबंधन से आगे निकल जाना, या फिर इंडिया यानी वो नहीं शामिल होना, अकेले चुनाव लड़ना, ये बीजेपी के लिए तो इजी है, उसको उनको फायदा होगा। मैं थोड़ा सा पीछे चले जाना चाहता हूँ। देखिए, असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा लोगों की मानसिकता में वोटिंग करने के लिए थोड़ा सा फर्क होता है। थोड़ा स्टैटिस्टिक में भी अगर जाए हम लोग, तो देखिए बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा वोट परसेंटेज उनका होता है, असेंबली इलेक्शन में कम हो जाता है। वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी है, उनको असेंबली इलेक्शन में कम वोट मिलता है, जगह कितने मिलते हैं वो बात अलग है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उनका लोकसभा के इलेक्शन में बढ़ जाता है। जैसा 2022 में उनको 2.33 मिला था असेंबली इलेक्शन में, लेकिन 2019 में उनको 6.31% मिला था। भाजपा का अगर 2017 का अगर देखेंगे, उनको 40% असेंबली इलेक्शन में मिला था, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उनको 50% के करीबन मिला था, यानी 49.56%। और वही 2022 में उनको असेंबली इलेक्शन में वोट परसेंटेज उनका कम हो गया, 43.82 हो गया। तो इसका मतलब सीधा है कि लोग जब अपना वोट करते हैं तो लोकसभा के लिए अपनी मानसिकता अलग करते हैं और विधानसभा के लिए मानसिकता अलग करते हैं। और ये अखिलेश जी ने बराबर कहा कि बीएसपी का वोटिंग जो उनको जो वोट शेयर उनका जो रहता है वो 12 से 13% रहता है, वो उनका इंटैक्ट है। महागठबंधन में थे जब तो वो उनको 20% यानी 19.5% वगैरह उनको मिला था, लेकिन वो महागठबंधन करके लड़े थे, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो बराबर है। एसपी का असेंबली इलेक्शन में बढ़ जाता है, लेकिन जनरल इलेक्शन में कम हो जाता है। यही स्थिति होने वाली है। मायावती का अपना रोल कैसा है अभी इस बार, उसके लिए अनेक कारण हो सकते हैं। उनके ऊपर ईडी का है, वो जो चल रहा है उनका, वो उसका एक कारण हो सकता है, लेकिन अपना वोट शेयर इंटैक्ट रखने के लिए, आगे के पीढ़ी के लिए अगर बीएसपी का अगर बैटन देना है, तो उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखा ऐसा गया है कि महागठबंधन के समय फायदा बीएसपी को जरूर हुआ, लेकिन असेंबली इलेक्शन में मायावती का वो वोट शेयर जितना भी था वो एसपी लेकर भाग गया, वो कांग्रेस का भी वोट लेकर भाग गया और वो बीएसपी का भी वोट लेकर भाग गया। अगर गठबंधन करते हैं वो एसपी कांग्रेस और इनके साथ, तो उनको उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनका जो अपना वोट बैंक है वो खिसक जाता है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी आगे वाली पीढ़ी तैयार कर रही है, उनके भतीजे को शायद या किसी को और उन्होंने बैटन दिया है वो को आगे चलाने के लिए। तो उसके लिए वो क्या छोड़ के जा रही है, वो उसका 2024 का जनरल इलेक्शन, वो उसके लिए अभी वो लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि अपने पास वोट शेयर कितना है और फिर संगठनात्मक रचना के लिए क्या करना है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात आपने जो बोला है वो मुस्लिम वोट बैंक, वो तो करने ही वाले हैं, वो तो जाएगा नहीं भाजपा के साथ, वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक अभी किसके साथ रहेगा? तो सीधी सीधी बात है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, शायद थोड़ा बहुत बीएसपी के साथ हो सकता है, और मेजॉरिटी वो एसपी के साथ जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ पर्याय एक ही है, बीएसपी उसका पर्याय नहीं है अभी के फिलहाल, क्योंकि उसने विड्रॉल कर दिया, वो लड़ने की इनके साथ नहीं जा रही। तो सीधा बात है कि जीतने वाले कैंडिडेट है उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक जाती है, और वो यही उत्तर प्रदेश में यही होने वाला है। प्रकाश जी,
मायावती का ये ऐलान करना, इसका सिर्फ उत्तर प्रदेश पे असर नहीं है, इसका रिपल इम्पैक्ट जो है वो पूरे देश की राजनीति पर है और दो राज्यों पर बहुत गंभीर इंपैक्ट होने वाला है, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा बिहार। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो पहले बीजेपी के साथ अलायंस में नीतीश कुमार थे, गठबंधन तोड़ करके आज वो आरजेडी के साथ हैं। अब वो दो राहे पर आ गए हैं। उनको एक प्रकार से लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है और मायावती ने एक प्रकार से उनके लिए बैटिंग कर दिया है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में शायद अब शरद पवार बैकफुट पर होंगे और शरद पवार को लगेगा कि देखो, अगर मायावती उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ होती तो विनेबिलिटी फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता और एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पे एक मजबूत अलायंस के रूप में इंडिया अलायंस उभर रहा होता, बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी। लेकिन मायावती एक मजबूत फोर्स है उत्तर प्रदेश में, 12-13% वोट के साथ वो मजबूत बनी हुई है अभी भी। अब ये देखना होगा कि 2024 में इलेक्शन में उनको कितना मिलता है, लेकिन अभी तक तो उनके साथ है। ऐसी स्थिति में क्या शरद पवार और नीतीश कुमार दोनों बैटल में अगर रिंग से एक प्रकार से बाहर चले जाएं, शांत हो जाएं, चुप्पी लगा लें, तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी? ऐसा लगता है आपको प्रकाश जी? प्रकाश जी, अगर आप अपना वीडियो ऑफ कर लें तो आपका इंटरनेट आ सकता है, आपकी आवाज आ सकती है अगर आप वीडियो ऑफ कर लें तो, अगर कनेक्टिविटी कमजोर नहीं, मेरा वीडियो तो ठीक चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आवाज भी ठीक चल रही है, शायद कि टूट रही है। बोलिए। हाँ बोलिए। मैंने आपको सवाल ये पूछा, आपने सुना सवाल या फिर दोबारा रिपीट करूं? रिपीट करिए। हाँ, मैंने कहा कि मायावती का ये घोषणा करना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसका एक राष्ट्रीय इंपैक्ट है और राष्ट्रीय इंपैक्ट जो दो स्टेट में सबसे ज्यादा होने वाला है, एक है बिहार और दूसरा है महाराष्ट्र। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि नीतीश कुमार अब इंडिया अलायंस में उस तरह से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर मायावती उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ रही है तो बीजेपी की जीत ऑलमोस्ट पक्की हो गई, क्योंकि वहां पर ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगा, जो कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अभी जो मूवमेंट है वो बीजेपी के पक्ष में है। उसी प्रकार से शरद पवार भी शायद ये सोच सकते हैं कि भाई अगर मायावती वहां साथ आती इंडिया अलायंस में तो राष्ट्रीय स्तर पे हम ये संदेश दे सकते थे कि हम लोग इकट्ठा होकर के एक अच्छा फाइट दे सकते हैं। लेकिन एक बड़े स्टेट में ही मायावती ने एक प्रकार से लेग बिफोर द विकेट कर दिया है इंडिया अलायंस को। ऐसी स्थिति में शरद पवार भी शायद शांत हो जाएंगे इंडिया अलायंस में। बोलिए प्रकाश जी। प्रकाश जी का जैसे संपर्क होता है। इसी सवाल पर जरा अखिलेश जी बोलिए, जरा आपकी प्रतिक्रिया जाने। देखिए, मायावती की जो राजनीति है उसकी हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखने की जरूरत है। मायावती की राजनीति 14, 2017, 1991, 1922, 2012, ये सारी राजनीति को जब उनके बैकग्राउंड को देखिए तो उनकी राजनीति के फ्लक्चुएशंस काफी आते हैं उनके वोट बैंक में। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो सवाल है उस सवाल के इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल और पैदा हो जाते हैं। मायावती की पूरी राजनीति दलित बेस्ड है। एक जमाना था जहां पर उसमें ब्राह्मण का भी कॉकटेल लग जाता था और ब्राह्मण और दलितों के बीच की जो राजनीति से मायावती कई बार, करीब 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी, वहां पर बड़ा वोट बैंक उनका बना। लेकिन जिस तरह से मायावती का 2014 के बाद जो ढलान शुरू हुआ है वो समझिए कि काफी ज्यादा ढलान उनका जाते दिख रहा है और ये उनके वोट बैंक में भी दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता है कि मायावती अगर एक तरह से जो मौजूदा चुनाव होगा 2024 का, उसमें एक तीसरे मोर्चा के रूप में अगर वो स्वयं को खड़ी करती है, ऐसी स्थिति में मायावती कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी के वोट बैंक में कोई बहुत बड़ा बढ़ोतरी नहीं होना है उसमें।
बीजेपी का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक जी, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल तो अभी शरद पवार जी को लेकर के है, नीतीश कुमार जी को लेकर के है, मायावती की इस एक्शन के बाद, ये मैंने आपसे पूछा था। तो प्रकाश जी जुड़ गए हैं, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। प्रकाश जी, आपको सवाल सुनाई पड़ गया था? हाँ सुन गए। आप उत्तर दीजिए, क्या शरद पवार और नीतीश कुमार क्या करेंगे? आपको, अगर शरद पवार के बारे में आपको शायद बेहतर जानकारी होगी, इस घटना के बाद, मायावती के अनाउंस करने के बाद क्या सोच रहे हैं होंगे शरद पवार? देखिए, ये जो फिलहाल में भारत के अंदर हो रहा है, ऐसा ही किस्सा जो है पिछले बार भी इलेक्शन में हुआ था। मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ा था, हुआ क्या, उनकी एक सीट तो चुन के आई नहीं है। और उसी तरीके से वही प्रयोग महाराष्ट्र में भी किया गया था। उस समय पे प्रकाश आंबेडकर जो थे, जिनकी एक पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी या कुछ, तो पहले उस पार्टी का उन्होंने रातों रात नाम बदल दिया और वंचित बहुजन आघाड़ी करके उन्होंने स्थापित कर दी थी। उस समय पे हुआ क्या, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सारी सीटें खड़ी कर दी। और उस समय पे तो इलेक्शन साथ ही साथ हुए थे। के अंदर हुआ क्या, एक भी सीट चुन के नहीं आई प्रकाश आंबेडकर की, यानी वंचित बहुजन आघाड़ी की। लेकिन उन्होंने जितने वोट खाए उतने से ही कांग्रेस की सीटें गिरी। तो कहने का मतलब क्या था कि वो बीजेपी की बी टीम करके ही काम कर रहे थे, ये निश्चित है। और इसी तरह, और उसके बाद में चंद्रकांत खैरे करके शिवसेना के बहुत बड़े नेता है हमारे औरंगाबाद से, उन्होंने एक बार आरोप किया था कि वंचित बहुजन आघाड़ी यानी प्रकाश आंबेडकर जी को बीजेपी ने 1000 करोड़ रुपए और 2 हेलीकॉप्टर दिए हैं। तो हालांकि तो बहुत बड़ा आरोप था, लेकिन उसका खंडन उन्होंने कर भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।